हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और चैप्टर 1 हमारा रनिंग में है। चैप्टर 1 का आज लास्ट पार्ट है जो कि हमारा पार्ट 14 है। और आप जानते हैं ये जो हमारा सिलेबस पूरा कम्प्लीटली बेस्ड है वो हमारा ओ लेवल का जो रिवाइज सिलेबस है उस पर बेस्ड है। तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको इन वीडियोस में कवर किया जा रहा है। आई होप आप लोग अपनी नॉलेज इन वीडियोस से इम्प्रूव कर रहे हैं और ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में, वो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मोबाइल ऐप्स के बारे में। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो कि एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हर एक सिटीजन्स के लिए लॉन्च की हैं। उन्हें कोई भी पर्सन गूगल प्ले स्टोर या कहीं से भी जो भी उनके पास डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शंस हैं वहाँ से उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में यूज़ ले सकते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटीज़ पर जो भी वो एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो उन्हें वहाँ से मिल जाए। तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में ही हम हमारी आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन से मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, एट प्रेजेंट हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कीपैड वाले भी है तो हम उनमें भी एप्लीकेशंस होती है अलग अलग। उसी तरह स्मार्टफोन्स में भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं। हम कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं तब भी हमारे पास कई एप्लीकेशंस होती हैं। बेसिकली एप्लीकेशंस क्या होती है, एक आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से देखा जाए तो उस एप्लीकेशन का एक अपना स्पेशल पर्पस होता है। हर एक एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन की जाती है। जैसा कि हम व्हाट्सएप को ही ले लें या टेलीग्राम को ले लें, तो व्हाट्सएप का अपना एक फीचर है कि आप उससे अपने फ्रेंड्स के साथ चैट्स कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप स्टेटस अपलोड कर सकते हैं। बहुत से फीचर्स हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं। इसी तरह टेलीग्राम के थ्रू भी हम कई ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं हमारी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, और भी कई फीचर्स टेलीग्राम के लिए दिए गए हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग का अगर क्रेज़ है तो आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हर एक अपना वर्क दिया गया है आज के समय में। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर या आपके पास जो भी डाउनलोडिंग के सोर्सेज, अगर आपके पास एप्पल के फ़ोन है तो आपको अलग से उनका स्टोर मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको ऐसे एप्लीकेशंस बताए जा रहे हैं आज की वीडियो में जो कि ये मान लीजिए इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने हर एक सिटीजन्स के लिए बनाए हैं। कोई भी सिटीजन कहीं भी रह रहा है वो इन एप्लीकेशंस का यूज़ कहीं से भी कर सकता है, और जो गवर्नमेंट की हर एक डिटेल्स के बारे में जानना, उनसे कांटेक्ट में रहना या उनकी हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में पता रहना इन एप्लीकेशंस के थ्रू काफ़ी हेल्पफुल तरीके से हो रही है। तो आज हम इन्हीं जो एप्लीकेशंस हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम उससे पहले कि मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, ऐसे ही कई एप्लीकेशंस एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं जिनका वाइडली यूज़ किया जा रहा है हर एक फील्ड के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। A mobile app is a piece of program intended to run on a mobile devices or tablets. मोबाइल ऐप क्या है? एक प्रोग्राम, पीस ऑफ प्रोग्राम है जो कि किसी ना किसी मोबाइल डिवाइस मान लें या टैबलेट्स मान लें तो उनमें रन करने के लिए बनाया गया होता है मोबाइल एप्लीकेशंस। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर आपका टैबलेट हो गया, आप उसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हैं। आपकी विंडो जिस अकॉर्डिंग है, मोबाइल की स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशंस प्रॉपरली बहुत ही फ्लेक्सिबल मोड में आपके रन होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी किसी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। व्हाट्सएप को अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करेंगे तो उसका एक अलग विंडो, अलग तरीके से आपको स्क्रीन शो होगा, जबकि अगर आप व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग फीचर्स आपको शो होता है ना। तो यही है मोबाइल एप्लीकेशन, यानी मोबाइल में रन होने वाली एप्लीकेशन जिनका कोई पर्टिकुलर वर्क दिया गया होता है। Mobile apps were in the beginning planned for productivity assistants such as email, calendar एंड कॉन्टैक्ट डेटाबेस। जब मोबाइल एप्लीकेशंस मार्केट में आई थी स्टार्टिंग में, तब वो केवल कुछ प्रोडक्टिव वर्क के लिए यूज़ में ली जाती थी, जैसे कि ईमेल करना हो किसी को, या कैलेंडर बनाना हो, या
कॉन्टैक्ट का डेटाबेस रखना हो आपको, आपकी जो भी लिस्ट है कॉन्टैक्ट नंबर है उनके लिए आपको डेटाबेस क्रिएट करना हो, तो केवल हम मोबाइल का उस स्टार्टिंग के समय में इन पर्पस के लिए यूज़ में लेते थे, मोबाइल की जो एप्लीकेशन होती। बट द पब्लिक डिमांड फॉर द एप्स कॉज रेप्ड एक्सपेंशंस into other areas such as mobile games, factory automation, GPS and location based services, order tracking and ticket purchase. So there are now millions of apps available. But धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांडिंग इंक्रीज होने लगी पर्सनस की कि हमें इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए भी एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो वैसे वैसे मिलियंस ऑफ एप्स अवेलेबल हो गए हमें प्ले स्टोर पर या जो भी हमारे पास डाउनलोडिंग का सोर्सेज है वहाँ पे मिलियंस ऑफ एप्स आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, चाहे वो आपका लोकेशन से रिलेटेड हो, जीपीएस से रिलेटेड हो, आपके ट्रैकिंग हो या टिकट परचेज करना हो, तो इन सब के लिए पर्टिकुलर अलग अलग एप्लीकेशंस आपको एट प्रेजेंट में अपने वर्किंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। और देखते हैं मोबाइल ऐप्स के बारे में। मोबाइल ऐप्स आर नॉर्मली डाउनलोडेड फ्रॉम एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑपरेटेड बाय द ओनर of the mobile operating system such as App Store, iOS और Google Play Store। बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, चाहे वो Google Play Store हो गया, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन देखें तो उसमें आपको प्ले स्टोर मिल जाता है। अगर आपका एप्पल का iOS है तो आप क्या करेंगे, ऐप स्टोर में जाएंगे और वहाँ से अपनी एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे और उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप है ना, अभी तो आपके फ़ोन में है, मान लीजिए आपके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं होता या ऐसी ही कोई सिमिलर एप्लीकेशन जिस पर कि आपको वर्क करना है वो आपके मोबाइल में नहीं है, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों एप्लीकेशंस में जो भी आपका iOS होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। वहाँ पे सर्च बॉक्स में क्या लिखते हैं, आप नेम लिखते हैं कि ये सर्च बॉक्स में मुझे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड के लिए वहाँ पे नेम टाइप करते ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड होती हुई दिख जाती है। तो क्या किया जा रहा है, वो पैकेज आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि वो आपके मोबाइल में प्रॉपर कंपैटिबिलिटी अदर डिवाइसेस की वो अच्छे से रन कर सके, है ना। तो वो वहाँ जाके हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके मोबाइल में स्टार्ट होती है और फिर आपका वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रन हो जाता है। जैसे व्हाट्सएप है, आपने डाउनलोड कर लिया तो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ वेरिफिकेशन डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी होगी और वैसे ही वो मोबाइल व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपके मोबाइल में स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। The government of India is trying to make its services easily available to the masses via mobile application and has launched many apps across all major smartphone platforms for the same। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वो ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसी इजी अवेलेबल सर्विसेज के लिए ताकि हर एक पर्सन अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू क्या कर सके, गवर्नमेंट की हर एक सर्विसेज को के बारे में जान सके, उनका यूज़ ले सके, उन्हें कहीं जाना ना पड़े। केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने जो स्मार्टफोन में उनकी एप्लीकेशन होती है उसके थ्रू ही वो अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क जल्दी से क्विकली कंप्लीट कर ले और उन्हें गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहीं से मिल जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेकर आ रही हैं ताकि एक सिटीजन्स को उसकी जो ज़रूरत के लिए एप्लीकेशंस हैं उनका वो घर बैठे यूज़ करें, उन्हें वहाँ किसी के लिए भटकना ना पड़े, बाहर नहीं जाना पड़े और वो घर से ही उन एप्लीकेशंस का यूज़ बहुत ईजी तरीके से कर सके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार इन पर बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स करके आप लोगों के लिए, एक सिटीजन के लिए क्या कर रहे हैं, तरह तरह की एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार उन एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने लिए यूज़ में ले सकें और साथ ही दूसरों की नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा गया है, मोबाइल ऐप्स के बारे में लिखा गया है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स। यहाँ पे आपको कुछ 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किए गए हैं ताकि एक जो सिटीज़न है उसको गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे समय पे मिल जाए या बहुत ही उसका काम क्या हो जाए, बहुत ही सिंपल हो जाए। जिसमें फर्स्ट आती है हमारी भीम ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप, माई GOV ऐप कह सकते हैं जिसे हम, IRCTC ऐप, डिजी लॉकर ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, गर्व ऐप, M पासपोर्ट सेवा और ऑनलाइन
RTI। आप इनमें से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में तो जानते ही होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आगे के स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी एप्लीकेशन है। यहाँ पे केवल कुछ मेजर आपको गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशंस लॉन्च की गई है उनके बारे में बताया जा रहा है, सभी का नहीं बताया जा रहा। तो इन वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से देखना है ताकि आपको हर एक एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीम ऐप के बारे में, ठीक है। The app is a unified payment interface UPI and developed by the National Payment Corporation of India। जो भीम एप्लीकेशन बनाई गई है जिसको कि हम फुल फॉर्म भी कह सकते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। यह हमें याद रखना होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये क्या है, एक तरह से हमारी यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू मेंटेन की जा रही है। ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि यूपीआई किसके थ्रू मेंटेन किया जा रहा है या भीम एप्लीकेशन का यूज़ किसके थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। तो किसके थ्रू इसको मेंटेन किया जा रहा है, संभाला जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आंसर होगा NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ये इंपॉर्टेंट है कि भीम को किसने संभाला है, किसने डेवलप किया है, तो आपको पता होना चाहिए NPCI, और यही इसे मैनेज करता है एट प्रेजेंट भी। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर भीमराव अम्बेडकर एंड इज intended to facilitate e-payments directly through banks, and as part of 2016 Indian banknote demonetizations and drive towards cashless transactions। जब 2016 में हमारा बैंक डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब से लोगों को पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, ताकि हर एक पर्सन ई पेमेंट की जो सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेमेंट कर सके किसी को, उस सुविधा का वो किस तरह से यूज में ले सके। तो उसके लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया भीम एप्लीकेशन। यानी भीम एप्लीकेशन किस लिए बनाई गई है, ताकि आप किसी भी तरीके का आपको पेमेंट करना हो तो आपको हार्ड मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी तरह का पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप भीम ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और इसका जो नेम है वो भीमराव अम्बेडकर के नेम पर ही बताया गया है। ये केवल ई पेमेंट करने के लिए ही बनाया गया एक एप्लीकेशन है, जिससे कि आप घर बैठे किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बहुत इजी वे में कर सकें, ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन को मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ही भीम एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया है। बेसिकली अगर आप अपने मोबाइल में भीम एप्लीकेशन चाहते हैं तो देखिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की प्रोसेस सभी के लिए सेम है, इसलिए मैं हर एक जो आपकी ऐप्स हैं उनके डिटेल्स के टाइम ये नहीं बताऊंगी कि आपको एप्लीकेशन किस तरह डाउनलोड करनी है, वो आपको पता है। और एक बार मैंने बता दिया है, फिर भी मैं इसके बारे में, भीम के बारे में जैसे बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भीम एप्लीकेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन मिलने के बाद वो प्रोसेस आपके जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाएगी। फिर कुछ लॉगिन से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अपना रजिस्टर वहाँ पे करना होगा। उसके बाद आप क्विकली किसी भी समय भीम ऐप का यूज़ कर सकते हो, और किसी भी मनी आप किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी प्रोसेस बताई गई है कि आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, QR कोड के थ्रू आप किसी को मनी सेंड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से आप डायरेक्ट अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप किसी पर्सन के मोबाइल नंबर पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं आपको किससे मिल रही हैं, भीम एप्लीकेशंस के थ्रू मिल रही है। यानी इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, मनी सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं क्विकली, बिना टाइम वेस्ट किए। आपको जाना नहीं पड़ रहा सामने वाले पर्सन के पास, केवल आप अपने नंबर शेयर के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो भीम की फुल फॉर्म है वो लिख लेना है आपको, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि था भीम। भीम आपको पता होना चाहिए NPCI के थ्रू संभाला गया है, और इसमें जो मनी होती है उसको सेंड एंड रिसीव किया जाता है, ताकि बहुत सुविधा अनुसार हम क्या कर सकें, हमारी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते कि जो भी हमें पेमेंट करना है वो हम घर बैठे बैठे कर सकें। सेकेंड एप्लीकेशन आती है MyGov ऐप, ठीक है। MyGov यानी माई गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। दिस ऐप इज़ अ सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह ऐप क्या है, हमारे एक तरह से सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि किसके थ्रू लॉन्च की गई है, फाउंडेड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन अ कंट्रीज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। किन को प्रमोट करने के लिए? जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, उनके बारे में जान सके, ठीक है, और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी नॉलेज उन्हें मिलती रहे। इसलिए माई गवर्नमेंट ऐप को यहाँ पे क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इट एम्स एट क्राउड सोर्सिंग गवर्नेंस इंडिया फॉर सिटीजन्स। इसका जो मेन हम कह सकते हैं उद्देश्य है, ठीक है, मेन जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि नागरिकों से भीड़ के लिए प्रशासन के विचारों को जो होते हैं उनको स्रोतों को, जो भी सोर्सेज उन्हें प्राप्त करना। ये इसका मेन जो सोर्सेज है, यानी जो भी कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, और आपको जो नागरिक पर्टिकुलर अपनी डिमांड रखता है, जो उनके लिए ज़रूरी है आइडियाज़ को और उनके जो भी नॉलेज को इम्प्रूव करना है या उनकी जानकारी के लिए जो भी सोर्सेज हैं उन तक उनको पहुंचाना। द यूजर्स शैल बी अलाउड टू डिस्कस एंड टू कंट्रीब्यूट टू वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। इसमें क्या कर सकते हैं? यूजर्स क्या कर सकते हैं? कई तरह के डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और जो भी हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं और प्लान्स हैं, उनमें अगर किसी तरह का कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ईजी वे में वो कर सकते हैं। तो माई गवर्नमेंट ऐप यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की नॉलेज जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में आपको इसमें आइडियाज़ लगता है, आपको नॉलेज होती है कि कहाँ कितना फंडिंग की जा रहा है। गवर्नमेंट से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, पॉडकास्ट के थ्रू आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो भी किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? हमारा MyGov के थ्रू। आप लोगों को क्या करके देखना है, ये जो एप्लीकेशंस हैं इन्हें अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके एक बार रन करके देखना है कि किस तरह से ये एप्लीकेशंस हमारे रन कर रही है। तो जैसे माई गवर्नमेंट ऐप पे आप जाएंगे तो गवर्नमेंट से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्लॉग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको वीलॉग्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अगर वीडियोस क्रिएट करते हैं तो उसके ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर आपको पॉडकास्ट अगर गवर्नमेंट के थ्रू जो सिटीजन्स के लिए बताए गए उनको भी आप यहाँ पे जाके सुन सकते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी समय समय पर मन की बात करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी जो पॉडकास्ट हैं वो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा माई गवर्नमेंट ऐप का लोगो, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि माई गवर्नमेंट ऐप का लोगो क्या है। माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार, और सरकार के जो भी वर्किंग हो रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के लिए जो भी हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं। थर्ड आता है हमारा IRCTC कनेक्ट ऐप, ठीक है। IRCTC का लोगो ये है, और किस तरह से हम मोबाइल में IRCTC का यूज़ कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सभी हम मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ी हुई वीडियोस ही देख रहे हैं जो कि हमारे मोबाइल में प्रॉपर वे में रन होती है, उनके बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द इंडियन Railways had recently launched an Android app to make the ticket booking process easier for the people। इंडियन रेलवे ने क्या करा है, एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया गया है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए, ताकि वो आसान वे में क्या कर सके, अपनी टिकट बुकिंग करवा सके रेल की, ठीक है। तो अगर आप रेल का सफ़र आप करते हैं तो आप चाहें तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं, और बिना किसी ट्रबल के आप डायरेक्ट अपने ट्रेन में बैठ के अपना सफ़र अच्छे से कवर कर सकते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट इज अ फ्री प्रोग्राम फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस। IRCTC रेल कनेक्ट क्या है, एक तरह से फ्री प्रोग्राम है, किन के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। आप इंस्टॉल करके इन्हें प्रॉपर वे में रन कर सकते हैं। द प्रोग्राम इज एन ऑफिशियली ऐप डिजाइंड बाय द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इंडिया IRCTC। जो आपका प्रोग्राम है ये ऑफिशियली किसके थ्रू डिज़ाइन किया गया है, इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC के थ्रू ये क्या गया है, ये प्रोग्राम पूरा का पूरा मेंटेन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसका कि यूज़ आप इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के थ्रू भी अपनी टिकट्स बुक करवा सकते हैं, और फर्दर इंक्वायरी हो या फर्दर किसी भी तरह का आपका टिकट्स बुक कराने जैसा वर्क रहे तो आप घर बैठे बैठे ही कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में जाना होगा, IRCTC रेल कनेक्ट लिखना होगा, तो इस तरह से आपको विंडोज़ मिल जाएंगे, जिनकी स्क्रीन मिल जाएंगे, जिनका कि यूज़ आप अपनी टिकट्स बुक के लिए ईजी वे में कर सकते हैं। आपको अपना डिस्टेंस बताना है, कहाँ से कहाँ तक की आपका ट्रैवल है, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे के स्टेप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अपना टिकट बुक कर सकते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं डिजी लॉकर, जिसे नाम से पता चल रहा है लॉकर। लॉकर में क्या रखते हैं, नॉर्मली हम हमारे जो भी ज्वेलरी होती है या फिर हमारी जो भी मनी होती है, कैश होता है, वो हम सब किस में रखते हैं, जो लॉकर में रखते हैं। उसी तरह अब हम बात करेंगे डिजिटल लॉकर की, यानी ये ऐसा लॉकर है जिसमें कि हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बचपन से आज तक हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज मिली गई हैं, उन्हें हम सेफली क्या रख सकते हैं, डिजी लॉकर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। डिजी लॉकर इज अ डिजिटल लॉकर service operated by the government of India that enables Indian citizen to store certain ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑन दी क्लाउड। डिजी लॉकर क्या है, एक डिजिटल लॉकर सर्विसेज है जो कि किसके थ्रू ऑपरेट की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे संभालता है। दैट इनेबल्स इंडियन सिटीजन्स, जो क्या कर रहा है, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्लाउड पे स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। क्लाउड एक तरह से वर्चुअली डेटा आपका कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, वो हमारा क्या रह रहा है, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्लाउड ही क्या रह रहा है, यानी जो भी आपने बनाया है, आपके रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें क्लाउड पर सेव करने की आप क्या रख सकते हैं, अपनी उन फाइल्स को सेव रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर भी यही है, एक तरह से लॉकर होगा, आपके पास लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड होंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसमें लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपके जो भी आपको डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स अभी तक मिले हैं, आप वहाँ पे हमेशा सेव करके रख सकते हैं। तो ये होता है हमारा डिजी लॉकर। ठीक है, यूजर्स नीड टू पॉजेस एन आधार कार्ड, पॉजेसेस एन आधार कार्ड टू यूज डिजी लॉकर। यूजर्स को केवल आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है डिजी लॉकर को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेशंस के लिए कुछ डिटेल्स मांगी जाती है जिनमें आधार को आपको एप्लीकेबल माना गया है, आधार को ही सही माना गया। तो आपको अपने केवल आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है और आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। 1 GB of storage space is offered to users to store identification card issued by government agencies, education certificates, PAN cards, driving license, vehicle ownership documents and other documents। 1 GB तक आपको डेटा स्टोरेज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है यहाँ पे उन सर्टिफिकेट्स के लिए जो कि आपके आइडेंटिफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड से रिलेटेड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या व्हीकल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स है। इन तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाता है, इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। और इतने डॉक्यूमेंट्स अगर आप वर्चुअली अपने स्टोर करके रखते हैं तो जब भी आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है, आप केवल माई गवर्नमेंट डिजी लॉकर एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से क्या कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सेंटर, आप रहते हैं अभी जोधपुर में, बट आपका सेंटर आया है मान लीजिए कोटा। तो अगर आप बिना आधार कार्ड के सपोज कीजिए वहाँ पे चले गए कोटा में और वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वालों ने बोला कि आप लोगों को बिना आधार के यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड तो आपको दिखाना होगा। तो फिर जैसे ही आपको लगा कि अब तो आधार कार्ड हमारा घर रह गया, तो हम कैसे वर्क करेंगे, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप जैसे डिजी लॉकर में अपना लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अगर आपने आधार के स्कैन करके रख रखी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, तो आप यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं और उनको जहाँ पे भी आपका एग्जाम सेंटर आया उनको दिखा सकते हैं। तो यानी ये क्विकली एक्सेस रह गया, आपको वर्चुअली आपके डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। जहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके उन्हें सामने वाले पर्सन को आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डिजी लॉकर की पूरी प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे लॉगिन करना होगा यूजिंग किसके थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे, ताकि वो हमेशा के लिए क्या रहे, वहाँ पे स्टोर रहें। थर्ड होगा व्यू डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय डिपार्टमेंट्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उन्हें देख सकते हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट के थ्रू इशू किए गए हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट्स भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं, तो उसके बाद आप उन डॉक्यूमेंट को चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, शेयर योर डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस लॉकर का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा सेव रख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इन एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, कुछ और भी हैं अभी बाकी, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी एप्लीकेशंस को या तो गूगल प्ले स्टोर से या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनके बारे में नॉलेज थोड़ी और इम्प्रूव करनी होगी, तभी आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट देखते हैं वोटर हेल्पलाइन
ऐप। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है वोटर, यानी वोटिंग का जब समय आता है तब आपको बहुत सी समस्या रहती है कि मेरा कौन सा ब्लॉक है, मेरा नेम है भी लिस्ट में या नहीं है, हमारे एरिया से कौन से पब्लिक है जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कौन सी टीम्स हैं, किस समय वोटिंग की जाएगी। तो ये सब इश्यूज माइंड में रहते हैं। तो उन माइंड्स इश्यूज से बचने के लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो देखते क्या लिखा गया है, टेकिंग फॉरवर्ड इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ बिल्डिंग एन एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन्स इन द कंट्री, Election Commission of India had undertaken a new initiative by designing a mobile application for developing a culture of avid electoral engagement and making informed and ethical ballot decision among citizens of the कंट्री में जो भी हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन सभी ने जो भी हमारे एक डेमोक्रेटिक सिटीजन्स की कंट्री में जो हम जब देखते हैं तो जो हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जिस इलेक्शन में जो भी पर्सन खड़ा है बैलेट नंबर क्या है, आपको किसको वोट देना है। तो उन सब के बारे में जानकारी इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवाई जा रही है कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं, कौन सी पार्टी से कौन खड़ा हुआ है, आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करते हुए किन्हें इलेक्शन में खड़ा करवा के उन्हें क्लियर करवाना है उनका रिजल्ट। बाकी ये सब चीज़ें जो इलेक्शन से रिलेटेड, वोटर से रिलेटेड होती हैं वो आप वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ईजी वे में पता कर सकते हैं। दी ऐप एम्स टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस दी कंट्री। ये जो एम है इस एप्लीकेशंस का उसका यही है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिले, गवर्नमेंट की जो भी वोटर से रिलेटेड सर्विसेज और इन्फॉर्मेशंस हैं जो प्रोवाइड की जा रही है वो किसी एक प्लेटफॉर्म पर सभी पर्सन्स को प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये इसका मेन पर्पस था कि जो वोटर से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज हो या जो भी आप नॉलेज जानना चाहते हैं किसी के बारे में वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका डायग्राम दे देते हैं। ये भी हम गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के iOS है अगर हमारे पास तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, आप वोटर हेल्पलाइन पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के बाद इस तरह से विंडो आपको सामने हो जाएगा। आप कोई सा भी रिजल्ट अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। 6 आता है गर्व, ग्रामीण विद्युतीकरण एप्लीकेशन। नाम से पता चल रहा है विद्युतीकरण यानी गांव में इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी कि कौन से गांव में पूरा इलेक्ट्रिशियन का वर्क कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ, कौन से न्यू कस्टमर है, ये सब डिटेल्स आपको इस पोर्टल पे मिल जाती है। द ऐप लेट्स एनीवन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया थ्रू अ रियल टाइम डैशबोर्ड। रियल टाइम डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो होता है। जैसे आप इस जो गर्व एप्लीकेशन है इसको आप या तो अपने मोबाइल से या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अगर आप इसे लॉगिन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल टाइम अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है कि किस समय कौन से गाँव में कितनी घरों में इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, इतना कम है, इतना जो भी रेशियोज है रियल टाइम की यहाँ पे अपडेट की जाती है, ट्रैक किया जाता है यहाँ पे हर एक चीज़ को। रिपोर्ट्स बाय द GVAs ग्रामीण विद्युत अभियंताज और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इंजीनियर्स आर शेयर्ड थ्रू द गर्व ऐप विथ ऑफिशियल्स एज वेल एज द पब्लिक। जो GVAs होते हैं ग्रामीण विद्युत अभियंता, उनके थ्रू क्या दी जाती है, रिपोर्ट्स दी जाती हैं गर्व एप्लीकेशंस के लिए, ऑफिशियली रूप से दी जाती है जो कि एज वेल एज पब्लिक के लिए भी दी जाती है। ऑफिशियली रूप से देने के बाद वो एज वेल पब्लिक भी क्या कर सकती है, उन रिपोर्ट्स के बारे में देख सकती है और साथ ही जो अपडेट्स वहाँ पे किए जा रहे हैं रियल टाइम में उनकी भी नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके गांव में कितने इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमशन हो रहा है और कहाँ क्या क्या जो भी कमी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कितने गांव हैं ऐसे जिनको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड की जाती है। रियल टाइम इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट्स, एक्चुअल फोटोग्राफ्स, विलेज वाइज प्रोग्रेस एंड कनेक्ट विथ GVAs, यानी रियल टाइम जो भी डिटेल्स अपडेट की जाती हैं, एक्चुअल जो फोटोग्राफ्स है गांव की वो भी वहाँ पे बताई जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। विलेज वाइज अगर प्रोग्रेस हो रही है तो वो भी वहाँ पे शेयर की जाती है और विलेज और स्टेट से रिलेटेड भी डिटेल्स वहाँ पे शेयर की जाती हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा 7th एम पासपोर्ट सेवा। अगर आप चाहते हैं फॉरेन में जाना तो आपको क्या करवाना होता है, पासपोर्ट क्रिएट करवाना होता है, क्योंकि वो एक प्रामाणिकता सिद्ध करता है कि आप इंडिया के सिटीजन्स हैं और अब आप कहीं फॉरेन में कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं या हमेशा जो भी आपका पर्पज़ हो उसके लिए जा रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट बनवाना क्या होता है, ज़रूरी होता है अगर आप फ्लाइट्स में अपना सफ़र कर रहे होते हैं तो। ठीक है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय काउंसलर Passport and Visa CPV Division of the Ministry of External Affairs MEA Government of India aims at providing all the passport related services to the Indian citizens in a speedy, convenient and transparent manner. Speedily, convenient and transparent जो हम कह सकते हैं मैनर में, यानी पारदर्शिता रहे, कहीं कोई ऐसा ना लगे कि हमारा कोई आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा और थर्ड पार्टी कहीं और एक्सेस हो गया और थर्ड पार्टी आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो आपके इतने चार्जेस और लगेंगे और फिर भी आपका पासपोर्ट नहीं आता है। तो इन सबको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम पासपोर्ट सेवा का डेवलपमेंट किया था कि आप अगर अपना पासपोर्ट क्रिएट करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं पासपोर्ट बनाने में आपको कितने चार्जेस लगेंगे, ट्रैक कर सकते हैं अपनी हर एक एक्टिविटीज़। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिल के CPV काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा ने क्या बनाया है, एक एम पासपोर्ट सेवा बनाई है जो कि इन सभी की डिटेल्स को क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा का एप्लीकेशन अगर हम हमारे मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास इस तरीके की सर्विस मिल जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, लोकेट सेंटर अगर आप देखना चाहते हैं, फी कैलकुलेटर, आपका टोटल चार्जेस कितना लगेगा पासपोर्ट बनाने में वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, स्टेटस ट्रैकर, कॉन्टैक्ट अस अगर आप इनके पास कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो एम पासपोर्ट सेवा नहीं, अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन का यूज़ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आपका जो भी फ़ोन है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करके यूज़ में ले सकते हैं। लास्ट आता है हमारा ऑनलाइन RTI फाइल RTI ऑनलाइन। ठीक है, RTI के जैसे हम कह सकते हैं रियल फुल नेम होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी आपको हर चीज़ जानने का अधिकार है। ठीक है, ये हमारे संविधान में बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आपको हर एक चीज़ जानने का अधिकार है हर एक पर्सन को। तो आप ऑनलाइन RTI भी अपनी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अलाउज एनी इंडियन सिटीजन टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट से अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अपनी RTI वहाँ पे क्या कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं ताकि आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल सके। RTI एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी RTI है वो 29 स्टेट्स में और साथ ही जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे भी क्या की जा रही है, एप्लीकेबल है। RTI कैन बी यूज टू गेट एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड विद एनी गवर्नमेंट ऑफिस। RTI का यूज़ हम किसी भी जो भी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है उसको पाने के लिए कर सकते हैं, जो भी अपडेटेड है वहाँ पे उनके लिए कर सकते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसके लिए भी RTI अपनी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन RTI फिल कर सकते हैं। बट देयर आर सम exceptions like one cannot ask anything which is a threat or national security or is very personal to a person। बट अगर हम एक एग्जेप्शन देखें तो हमारे जो RTI का जो हमें अधिकार दिया गया, राइट दिया गया है, वो हमारा एक केस में फुलफिल नहीं होता है कि अगर हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे RTI लगाते हैं तो वहाँ हमारी फुलफिल नहीं की जाएगी अगर वो किसी तरह से सिक्योरिटी पर बाधा आती है। और साथ ही साथ हम किसी किसी पर्सन के बारे में भी नहीं जान सकते कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। हम RTI के थ्रू ये डिटेल्स भी आगे से डिमांड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए RTI नहीं लगा सकते हैं। तो RTI हम कुछ भी गवर्नमेंट से जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम RTI लगा सकते हैं, चार्जेस भी लगते हैं इसमें। बट अगर हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस केस में RTI हमारी वर्क नहीं करती हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि RTI क्या है। ऑनलाइन RTI के लिए भी आपको वही एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करनी होगी और उसके थ्रू आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो
आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने देखा कि किस तरह से हम कई ऐसी एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है, उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज प्रैक्टिकल नहीं था इसमें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई बताने वाली नहीं है, क्योंकि वाइडली होता है, हर एक एप्लीकेशन के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर मौका मिला तो जल्द ही इन एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल के साथ भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएगी। बाकी इन वीडियो में जितना आपको समझ में आएगा, आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रन करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।